नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। यूएस ईरान शांति समझौते ने भारतीय बाजार में नई जान डाल दी है। बाजार में जोरदार रफ्तार है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो ज़बरदस्त मोमेंटम है। कच्चे तेल की नरमी ने भी मार्केट को बड़ी राहत दी है, लेकिन एक रिस्क जो मार्केट के लिए ओपन हुआ है वो है कमज़ोर मॉनसून और इसका तिमाही नतीजों पर इम्पैक्ट, साथ ही अब तक जो कच्चे तेल के हाइज रहे हैं उसका इम्पैक्ट। इस माहौल में म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या अग्रेसिव होकर पैसा डालने का मौका है या सिर्फ अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू करें? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के को हेड इक्विटीज़ रोहित सिंघानिया जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय सवाल यही कि क्या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय है या वो समय जा चुका है? अभी अगर किसी को इस मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी हो और होराइजन लंबा हो तो क्या यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? अनुज, जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, राइट, लमसम का क्वेश्चन आता है या एसआईपी, मेन है इन्वेस्टर को देखना है उनका टाइम होराइजन क्या है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन। और टू, हम आज इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, राइट? तो यही अगर हम फरवरी में बात कर रहे होते, हमारा क्या थॉट था कि ऑयल को फंडामेंटली $75 से ऊपर होने की कोई रीजन नहीं है। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ बॉटम हो रही है, ग्रेजुअली एक दो क्वार्टर में पिकअप होएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैक्रोज ठीक है। ये लास्ट 3 महीनों में क्या चेंज हो गया कि जो अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जून क्वार्टर से स्टेबलाइज हो जाएंगी, शायद वो 1-2 क्वार्टर से डिले हो गई हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी जो लग रहा था विद ऑयल बीइंग एट $100+, बट गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ करेंसी के लिए काफ़ी चीज़ें करी हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट एफसीएनआरबी का जो ने स्कीम निकाली है। जब मैं ये सबको कंबाइन करता हूँ, मुझे लगता है जो मेरा फरवरी में व्यू था, वो शायद 2-3 महीने से डिले हो गया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पिकिंग अप, मैक्रो बीइंग गुड, ओवरऑल स्टेबिलिटी बीइंग देयर। तो मुझे लगता है आज के दिन भी अगर आपका 2 या 3 साल से ज़्यादा टाइम होराइज़न है, अगर आप लमसम भी डाल रहे हो तो मैं उससे ठीक हूँ, खुश हूँ। एसआईपी इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज़ आपको एवरेज करने का मौका मिलता है। पर आज जिस तरह जो मार्केट है, जो एक्सपेक्टेशन है कि वॉर खत्म हो गई है, क्रूड जो हम 3 महीने पहले सोच रहे थे वो वापस उधर ही आ जाएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर होएँगी, बैंकों की कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। तो अगर आज कोई 3 साल का व्यू लेके लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ। ओके, तो एक सवाल, क्योंकि अभी हम जो बात कह रहे हैं कि वॉर तो ख़त्म हो चुकी है, क्या मार्केट की दिक्कतें भी ख़त्म हो चुकी हैं? और इस मार्केट में जिस तरीके की सेलिंग थी उसके बावजूद जो मार्केट का प्राइस एक्शन है, क्या कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि एक मार्केट में रेजिलियंस है और यहाँ से एक बड़ी और तेज़ बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है? देखिए अनुज जी, बड़ी और तेज बुल मार्केट की तो मैं आपको अभी नहीं कह सकता कि शुरुआत हो सकती है कि नहीं। बट आपको जो मैं बताया था, जो दिक्कतें आपने बोली, राइट, अभी सब दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ आपने शुरू में बोला जैसे एल नीनो, राइट, वीक मानसून की संभावना है, वो अभी हमें भी लग रहा है। बट अगर हम हिस्ट्री देखें, राइट, पिछले 20-25 साल, अगर एक साल ही अगर वीक मानसून होता है तो वो अगले साल ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। आज के दिन हमारे रिजर्वॉयर लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी व्हीट और राइस की जो इन्वेंट्री है वो भी काफ़ी ठीक है। तो अगर ये 1 साल का फिनोमेना है तो उसके लिए मैं ज़्यादा वरी नहीं करूँगा। तो आज के दिन हाँ, एल नीनो एक वरी है, बट क्या उसके कारण मेरा अगले 1, 2, 3 साल का व्यू चेंज हो रहा है? वो नहीं हो रहा है। हमारे वाटर लेवल्स हायर हैं, इरिगेशन बेटर हो गया है, एक रूरल इनकम बेटर है लास्ट 2-3 साल से। सो आई वुड से अगले 3 साल मुझे अच्छे लग रहे हैं मार्केट्स के लिए। बट बुल रन कहने के लिए सब चीज़ें ना, जैसे अब हम जब स्टॉक लेते हैं, तो 4-5 चीज़ें हमें चाहिए जो टिक मार्क होनी चाहिए। तो अगर आज आप बुल रन की बात करेंगे तो आई एम नॉट इन द कैम्प कि बुल रन शुरू होने वाला है। बट या जो पिछले 2-3 साल हुए हैं उससे कंपैरेटिवली अगले 3-4 साल मुझे मच बेटर लग रहे हैं। ये मॉनसून कितना बड़ा रिस्क है आपके हिसाब से? क्योंकि लास्ट 2023 में हमने इस तरीके का मूव देखा था, लेकिन वो साल हमारे लिए अच्छा रहा था एक्चुअली। लेकिन कंसिडरिंग हमारी काफ़ी डिपेंडेंस है मॉनसून पर, और अभी अभी हम एक मैक्रो शॉक से उभरे हैं, अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि उभरे हैं। यू नेवर नो, एज यू सेड कि अभी डिटेल आएंगी डील की। अगर हम मान भी लेंगे चलिए कच्चा तेल वाली दिक्कत सॉल्व हो गई, अब पानी कितनी बड़ी दिक्कत हो सकता है हमारे लिए मॉनसून? जैसे मैंने आपको कहा, अभी इसका जवाब मैं कैसे दूँ? लास्ट 20 साल में जो हमारे हिस्ट्री रही है, राइट? अगर आप देखेंगे 2013-2014 में 2 साल आई थिंक कंटिन्यूअस वीक मॉनसून थे।
तो अगले साल बहुत खराब था। इसलिए अब जाएं कि अगर एक साल ही वीक मानसून होता है तो उसका अगले साल इम्पैक्ट नहीं आता है अगर मानसून कम्स। राइट नाउ द व्यू इज it is a 1 year phenomena. And if it is a 1 year phenomena, I think one should not be worried in terms of corporate earnings, rural asset quality, rural consumption. आज के दिन हम जो भी बैंक से बात कर रहे हैं, जो स्मॉल लोन्स देती हैं, स्मॉल इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ उनके कलेक्शन जो बोलते हैं ना, उन लोग कलेक्शन, उनको पैसा लेना पड़ता है जिनको उन्होंने लेंड किए हैं, उसमें कहीं स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो आई थिंक येस इट्स अ वरी, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट। बट इज दैट वरी अ बिग इन माई इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट कि भाई इस कारण मैं कुछ ही नहीं करूंगा या मेरे फंड में मैं बहुत कैश रखूंगा? मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। दैट इज वाई सेम थिंग आई एम टेलिंग इन्वेस्टर्स, यस एल नीनो वी हैव टू लुक आउट फॉर, बट कैन इट बी अ बिग वरी? आज के दिन वो मेरे एस्टिमेट्स में, अजम्पशंस में नहीं है अनुज जी। चलिए, अच्छा, इस समय सेक्टोरल एरिया पे क्या अप्रोच रखी जाए, क्योंकि बैंक्स एनबीएफसीज में शानदार बाउंस बैक आया है पिछले एक महीने में। ऑटो, रियल एस्टेट, यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी वॉर के टाइम पे, जब कच्चा तेल उछला था और कमोडिटीज़ में अच्छा खासा जंप आया था। तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स हैं जो बैकबोन रहे हैं हमारी मार्केट के, इनमें क्या अब ओवरवेट होने का समय है वापस? तो अनुज जी, अगर आप मेरे पोर्टफोलियो देखेंगे जो मैं मैनेज करता हूँ, उसमें बैंक सबसे ज्यादा ओवरवेट है, करेक्ट। उसके बाद ऑटो, उसके बाद हेल्थ केयर और फिर एनर्जी कंपनीज। तो मेरा ये मानना है, जब हम ओवरवेट अंडरवेट की बात करते हैं, कि वो बिजनेस में क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी ग्रोथ आएगी अगले 1 2 3 साल। अगर आपको ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस है, आज के दिन आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो, राइट, उसके लिए आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हो। जब मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता हूँ, एक बिजनेस आउटलुक, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसके ऊपर मैं आज के दिन उसके लिए क्या वैल्यू कर रहा हूँ, मुझे लगता है बैंकिंग इज वन स्पेस टू बी इन। सेकेंडली, ऑटो में अभी क्या है, आप देखें, विद रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज, सभी सभी को पता है कि फर्स्ट हाफ के शायद एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ये कंपनीज के काफी गिर जाएंगे। बट इवेंचुअली जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, जब क्रूड वापस गिरेगा, थोड़े मेटल कमोडिटीज वापस गिरेंगे, तो वो आज के दिन जो हमें हेडविंड लग रहा है, शायद 6 महीने बाद उनके लिए टेलविंड हो जाए। तो यस, नियर टर्म में क्या होता है, इतनी सारी नॉइजेज होती हैं, इतने डेटा पॉइंट्स आते हैं, तो हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू भूल जाते हैं कि ये भाई हम 3 महीने पहले, 6 महीने पहले ये सेक्टर के बारे में क्या सोच रहे थे। तो कीपिंग दोज एस्पेक्ट्स इन माइंड, जस्ट टू रिट्रेट, आई थिंक बैंकिंग, ऑटो एंसिलरी, हेल्थ केयर, थोड़े बहुत ऑयल एंड गैस कंपनीज में सबसे ज्यादा ओवरवेट में हूँ। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है। प्राइस डैमेज तो ज़बरदस्त हुआ है, वैल्यूएशंस कोविड के लेवल से भी नीचे आ गए हैं कई केसेस में। लेकिन अभी तक इन कंपनियों में कोई ऐसे साइन नहीं दिखे हैं कि कुछ रिवाइवल है। और एक आध कंपनी जैसे HCL टेक वगैरह ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ज़रूर एआई में, और कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों ने अच्छा किया है। लेकिन ओवरऑल आपका क्या व्यू है सेक्टर पर? सो आई थिंक, अगर आप पूछोगे मुझे, अगले पिछले 3 महीने से मैं थोड़ा आईटी सेक्टर में कंफ्यूज हूँ, टू बी वेरी फेयर विथ यू। बिकॉज अगर आप देखें, जो बिजनेस आउटलुक होता है ना, जैसे मैंने आपको ऑटो, बैंक्स और हेल्थ केयर के बारे में बताया, आज के दिन वो बिजनेस आउटलुक स्टिल मेरे दिमाग में अनसर्टिनिटी है उसमें, कि भाई प्राइस इरोजन जो होता है, आज जो ये कंपनीज अपने क्लाइंट को चार्ज करती हैं पर आवर, पर डे, वटेवर, वो और कितना कम हो सकता है। प्लस जो इनके आज के दिन जो मार्जिन बन रहे हैं, क्या क्लाइंट बोलेगा भाई मार्जिन कम करो? तो आई थिंक स्टिल, एटलीस्ट फॉर मी, आई एम इन अ वेट एंड वॉच पोजीशन कि भाई क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनीज। बिकॉज स्टॉक्स जो गिरे हैं, वो खाली स्टॉक्स नहीं गिरे हैं, साथ में जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन थी वो भी काफी कम हो गई है। तो आई विल नॉट जस्ट गो बाय टुडे सेइंग कि भाई स्टॉक 100 का 80 हो गया या 70 हो गया है, तो सस्ता हो गया है, लेना चाहिए। उसके साथ उसके बिजनेस फंडामेंटल्स भी थोड़े गिर गए हैं। तो जब तक बिजनेस फंडामेंटल्स में कन्विक्शन नहीं आएगा अनुज, आई विल नॉट बी जस्ट बाइंग देम और एडवाइजिंग टू बाय देम सेइंग कि स्टॉक प्राइस कम हो गए हैं। तो एज आई सेड, मेरा काम अभी, वी आर स्टिल वर्किंग कि भाई कितना इरोजन हो सकता है। खाली स्टॉक प्राइस को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि खाली स्टॉक प्राइस को देख रहा होता, शायद पिछले महीने, 1 महीने पहले मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया होता। तो आज के दिन अगर आप मेरे दोनों पोर्टफोलियोज देखेंगे, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं, आईटी भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल वेट। वी आर वेटिंग फॉर मोर डेटा पॉइंट्स टू कम आउट टू टेक अ डिसिसिव कॉल ऑन आईटी। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल, आपने एनर्जी का मेंशन किया। एनर्जी काफ़ी वाइड बास्केट है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट इसके अंदर जिसमें आप ज़्यादा बुलिश हैं? तो देखिए आप, जो हमारी ओएमसीज हैं, राइट, हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो इनमें क्या हुआ पिछले
अगेन बिकॉज इन्वेस्टर्स हर वक्त जो नियर टर्म में होता है हम वो याद रखते हैं, जो 3 महीने 6 महीने पहले जो हम सोच रहे थे वो भूल जाते हैं। तो 3 महीने 6 महीने हम क्या सोच रहे थे कि क्रूड 70-75 से ऊपर नहीं होएगा, नेचुरल गैस की डिमांड अच्छी हो रही है, सप्लाई भी ठीक है, उसमें मार्जिन कंपनी अच्छी बनाएंगे। विद दिस वॉर कमिंग इन, सब सोच एकदम सब उल्टी हो गई कि अभी ये बिजनेसेस सब डूब जाएंगे। और नाउ विद नॉर्मलसी कमिंग इन, जो बिजनेस होता है उसके जो ड्राइवर्स होते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के, प्रॉफिट ग्रोथ के, मुझे लगता है ये सेगमेंट में वो वापस आएंगे। तो जो हमारे हम जनवरी फरवरी में सोच रहे थे कि बिजनेसेस की अर्निंग्स कैसी होंगी, ग्रोथ कैसी होंगे, दे विल कम बैक। तो जैसे मैंने ऑटो को आपको बोला राइट, जो हेडविंड्स थी टेलविंड्स हो रही है मार्जिन में, तो ये सेक्टर के लिए भी सेम होने वाला है कि जो हमारे कॉस्ट बढ़े गैस के, एलपीजी के, क्रूड के, एक बार जब वो रिवर्स होना चालू होंगे और मार्केट सेलिंग प्राइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो अगेन जैसे मैंने ऑटो में बोला हेडविंड्स टर्निंग इनटू टेलविंड्स, ये सेक्टर में होएगा। तो दिस इज व्हाई इट मेक्स मी बुलिश इन दीज नेम्स। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रोहित जी। शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू।